हेलो एवरीवन, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका क्लोज टेस्ट का हम लोग देख रहे हैं, सेट नंबर 12 क्लोज टेस्ट का 12 है। और ये किस एग्ज़ाम का पेपर है? ये है आपका सीपीओ का पेपर। अब जरा बात करते हैं कि ये जो एग्ज़ाम हुआ था ये 2 मई 2023 को हुआ था आखिरी बार। और इस डेट में आपके टोटल 5 क्लोज टेस्ट पूछे गए थे, ठीक है। एक तो मैं करा चुका हूँ, आज उसके बाद वाला है। अब जरा देखिए, जिनको भी मेरे से पर्सनल गाइडेंस चाहिए आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना, मैं आपको बताऊंगा इसको ज्वाइन करने के क्या प्रोसीजर है, क्या फ़ायदे हैं। शॉर्ट में कहूँ तो पहले मैं टास्क देता हूँ, टास्क के बेसिस पर ऑनलाइन टेस्ट लेता हूँ, और कब और कैसे रिवीजन करना है ये आपके परफॉर्मेंस पे तय होगा। तो आप इसको ज्वाइन करोगे तो आपके पर्सनल डाउट भी क्लियर होंगे और वोकैबुलरी को खास करके बहुत अच्छे तरीके से सीख पाओगे। और ये है आपका एक एप्लीकेशन जहाँ पर जा करके इसको डाउनलोड करके, कमेंट में इसका लिंक दे रखा हूँ, वहाँ से डाउनलोड करोगे, ये सारी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएंगे रिवीजन के लिए। अब जरा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि द एनवायरमेंट ऑफ द अर्थ इज अ ब्लैंक टू मैनकाइंड। अब फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है वांट और यहाँ पर दे रखा है टू। तो जैसे देखते हैं कई लोग वांट तो सीधा दिमाग में आता है टू। पता है ये क्यों आता है? क्योंकि आदत सी बन गई है, वांट के साथ टू, वांट के साथ टू, है ना। कैसे? जैसे बचपन से एक सेंटेंस पढ़ते आए, आई वॉन्ट टू गो देयर, है ना, आई वॉन्ट टू गो। ये सेंटेंस इस्तेमाल करते हो तो लगता है कि वांट के बाद टू होगा, वांट के बाद टू होगा, सीधा यहाँ पर वांट पे टिक लगा देंगे, जो कि गलत हो जाएगा आपका। कैसे, ये समझो। सबसे पहली बात कि ये टू जो है ये प्रीपोजिशन नहीं है, तो आपको समझना होगा, सीखना होगा कि वांट के बाद ये टू कब प्रीपोजिशन है और कब आपका ये टू जो है ये वांट के साथ नहीं आया, गो के साथ आया है। मतलब ये है कि टू यहाँ पर प्रीपोजिशन नहीं है, टू गो जो है यहाँ पर ये टू इन्फिनेटिव कहलाता है, और ये गो के साथ है, वांट के साथ नहीं है। कैसे समझोगे? तो टू प्रीपोजिशन और टू जो इन्फिनेटिव होता है इसके बीच फ़र्क ये होता है कि जब भी मान लो वांट के बाद टू दे रखा है और इस टू के बाद कोई अगर नाउन है तो समझ जाना कि यहाँ पर टू प्रीपोजिशन होगा। और अगर यहाँ पर वर्ब का सिंपल फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, तो समझ जाना ये टू इन्फिनेटिव है। इसके कुछ आपके ये होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं, जैसे यूज टू, है ना। यूज टू के ऊपर हम लोग देख चुके हैं पहले भी 1000 गोल्डन रूल्स वाले सीरीज में, और मैं वहाँ भी बताया था आपको प्रीपोजिशन वाले चैप्टर में कि टू प्रीपोजिशन और टू इन्फिनेटिव के बीच क्या फ़र्क होता है। फिर से मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, फिर से समझो कि वांट के बाद अगर टू है और इस टू के बाद अगर कोई नाउन है तो ये टू आपका प्रीपोजिशन कहलाएगा। क्लियर? और अगर यहाँ पर वर्ब का सिंपल फॉर्म है, टू के बाद अगर वर्ब का सिंपल फॉर्म यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर टू गो क्या कहलाता है? इन्फिनेटिव कहलाता है। तो इतना तो क्लियर है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन में टू के बाद आया है ये मैनकाइंड है, मतलब मानव प्रजाति आया है। तो मानव प्रजाति कोई वर्ब का सिंपल फॉर्म तो है नहीं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो है नहीं, यहाँ पर ये नाउन है। अगर ये नाउन है तो ये टू यहाँ पर क्या है? प्रीपोजिशन है। अगर यहाँ पर टू प्रीपोजिशन है तो वांट के साथ कभी प्रीपोजिशन टू नहीं आता। समझ रहे हो? वांट के बाद जो ये मैं सिंपल सा फॉर्म बताया हूँ, आई वांट टू गो, आई वांट टू गो, ये टू जो है ये वांट के साथ नहीं आया है, ये टू जो है ये वर्ब का सिंपल फॉर्म गो के साथ आया है, और वो टू गो आपका टू इन्फिनेटिव कहलाता है। क्लियर? तो वांट के बाद टू यहाँ पर प्रीपोजिशन नहीं आता, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि टू यहाँ पर प्रीपोजिशन है। कैसे पहचाने प्रीपोजिशन है? क्योंकि इस टू के बाद आपका नाउन आ रखा है। अगर टू के बाद नाउन है तो टू यहाँ पर क्या होगा? प्रीपोजिशन। क्लियर? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो इसका मतलब है वांट के बाद यहाँ पर टू जो है प्रीपोजिशन नहीं आता, और टू यहाँ पर प्रीपोजिशन है क्योंकि टू के बाद यहाँ पर नाउन है, तो वांट का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होगा। चलिए इतना आप समझ गए। देखो, डिमांड के साथ भी टू नहीं आता, है ना। जैसे मैं कहूँ कि आपकी कुछ डिमांड है, तो मैं कहूँ कि द एनवायरमेंट इज अ डिमांड टू मैनकाइंड, ऐसा नहीं कह सकते। बोल सकते हैं द एनवायरमेंट इज अ डिमांड फॉर मैनकाइंड हो सकता है। अगर यहाँ पर फॉर होता तो डिमांड करेक्ट हो सकता था, लेकिन अगर मीनिंग के हिसाब से देखोगे, लॉजिक के हिसाब से देखोगे, तो एनवायरमेंट कोई डिमांड नहीं होता मैनकाइंड के लिए, है ना। तो लॉजिकली भी गलत है और यहाँ पर कॉन्सेप्चुअली भी गलत है। तो क्या है, कोई वरदान है मैनकाइंड के लिए? जी बिल्कुल ही वरदान है। एनवायरमेंट जो प्रकृति के द्वारा मिला हुआ है, पर्यावरण जो अर्थ पे मिला हुआ है, ये मैनकाइंड के लिए क्या है? ये मानव प्रजाति के लिए क्या है? ब्लेसिंग है। और ब्लेसिंग के बाद टू आता है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? आंसर ब्लेसिंग होगा, है ना। तो फिक्स प्रीपोजिशन का बहुत ही अहम रोल है आपके क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने में। फिर यहाँ चैलेंज बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर मैं कहूँ कि आई चैलेंज यू, है ना, आई चैलेंज यू, और फिर आई चैलेंज टू राम, तो
तो भाई चैलेंज के बाद टू नहीं बोलते, आई चैलेंज राम ऐसे बोल सकते हैं, आई चैलेंज यू ऐसे बोल सकते हैं, आई चैलेंज टू यू नहीं कहते। इसका मतलब है कि चैलेंज के बाद आपका टू प्रेपोजिशन भी नहीं आता, और टू यहाँ पर प्रेपोजिशन दे रखा है, इसका मतलब है एक ही ऑप्शन बचता है ब्लेसिंग। तो यहाँ पर होगा द एनवायरमेंट ऑफ द अर्थ इज अ ग्रेट ब्लेसिंग टू मैनकाइंड। क्लियर? इतने अच्छे से, इतने बारीकी तरीके से मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बहुत कुछ सीखते जाओगे आप। तो इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस भी करना है, ऑप्शन को एलिमिनेट भी करना है, और सही आंसर पर टिक लगा करके भी आना है। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है, इट इज़ ए पिटी दैट, ये बहुत ही क्या है, अफसोस की बात है। इट इज़ ए पिटी दैट, कि यह अफसोस की बात है कि दिस एनवायरमेंट इज इन ग्रेव डेंजर ऑफ बीइंग। अब क्या होने का ग्रेव डेंजर है, मतलब बहुत ही ज़्यादा डेंजर है, बहुत सीरियस वाला डेंजर है एनवायरमेंट के लिए बोल रहा है। क्या होने का डेंजर है, ये किस चीज़ का खतरा है? ट्राइड होने का, मतलब कोशिश करने का, बिल्कुल ही एब्सर्ड मीनिंग दे रहा है ना। डिस्ट्रॉय होने का, हाँ हो सकता है इसका ये आंसर। स्पॉइल होने का, ये भी हो सकता है आंसर, क्योंकि स्पॉइल का मतलब भी होता है खराब होना, डिस्ट्रॉय का मतलब भी होता है आपका नष्ट होना। टेम्पर होने का, टेम्पर का मतलब होता है किसी चीज़ में दखल अंदाजी देना, किसी दो लोगों के बीच हस्तक्षेप करना, है ना। तो ये तो हस्तक्षेप करने का सेंस में आएगा नहीं मीनिंग वाइज। तो अब देखते हैं कि डिस्ट्रॉय और स्पॉइल्ड में क्या होगा। देखो, स्पॉइल्ड जो होता है ना, ये छोटे लेवल का है, और डिस्ट्रॉय जो होता है ये बड़े लेवल का है। और नष्ट होने का सेंस में आपका डिस्ट्रॉय होगा, स्पॉइल नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए आप दूध रखे हो अपने किचन में, 24 घंटे से ज़्यादा हो रखे हैं, तो वो स्पॉइल हो जाता है, मिल्क आपका स्पॉइल हो जाता है ना। तो ये एक छोटा लेवल को दर्शाता है खराब होने के सेंस में। लेकिन आपका यहाँ पर तो आप कहोगे सर एनवायरनमेंट भी खराब हो रहा है, तो कैसे कह सकते हैं कि डिस्ट्रॉय ही होगा एनवायरनमेंट, स्पॉइल कैसे नहीं हो सकता, खराब क्यों नहीं हो सकता? तो समझो इसके पहले एक चीज़ दे रखा है, ग्रेव डेंजर, है ना, बहुत ज़्यादा डेंजर में है। तो बहुत ज़्यादा डेंजर के सेंस में क्या मैं बताया कि डिस्ट्रॉय का डिग्री स्पॉइल की डिग्री से ज़्यादा होता है ना, बहुत ज़्यादा मात्रा में बताया गया है। ग्रेव डेंजर करके यहाँ पर संबोधित किया गया है। तो डिस्ट्रॉय ही होगा, स्पॉइल नहीं होगा। ठीक है, तो स्पॉइल यहाँ पर नहीं होगा। कैसे नहीं होगा ये आप समझ गए। फिर आगे बढ़ते हैं। एंड दैट दिस डेंजर इज बीइंग पोस्ड बाय मैन हिमसेल्फ, और ये जो डेंजर हुआ है ये किसके द्वारा उत्पन्न किया गया है? ये मैन के द्वारा ही, मतलब मानव के खुद के द्वारा ही ये पोस्ट किया गया है, मतलब उत्पन्न किया गया है। क्लियर? तो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा कौन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन्स हैव सेल्डम गिवन थॉट टू द फैक्ट, मतलब जो इंसान है वो शायद ही ऐसा सोचे होंगे, इस फैक्ट के ऊपर विचार किए होंगे कि दैट द एयर दे ब्रीथ, जो एयर वे सांस लेते हैं, द वाटर दे ड्रिंक, जो वाटर को वो पीते हैं, और द फूड दे ईट, और जो फूड वे खाते हैं, कुड बी, क्या हो सकता है, मतलब शायद ही इस विचार पर वो ध्यान दिए होंगे। सेल्डम गिवन थॉट, मतलब ह्यूमन जो है शायद ही ऐसे थॉट पर विचार किए होंगे, ऐसे फैक्ट पर विचार किए होंगे कि जो वो सांस लेते हैं, वो जो पानी पीते हैं, वो जो खाना खाते हैं, दे ईट कुड बी, क्या कुड बी होने की बात कह रहा है यहाँ पर। देखते हैं, कुड बी डिमांडेड, भाई डिमांडेड का तो कोई सवाल ही नहीं आ रहा है ना। डिलाइटेड, बहुत ज़्यादा डिलाइट होंगे, खुश होंगे, एंजॉय किए होंगे, नहीं। देखो यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि ह्यूमन बीइंग शायद ही इस फैक्ट पे विचार किए होंगे कि जिस एयर को वो ब्रीथ करते हैं, जिस वाटर को वो पीते हैं, जिस फूड को वो खाते हैं, वो कभी एग्जॉस्ट हो जाएगा। एग्जॉस्ट मतलब खत्म हो जाएगा, उसका ह्रास हो जाएगा, उसका क्षय हो जाएगा, है ना। तो क्षय होने के सेंस में यहाँ पर दे रखा है, तो एग्जॉस्टेड होगा। तो मीनिंग वाइज अगर देखें तो डिलाइटेड, डिमांडेड, एंजॉयड ये सब नहीं होगा, यहाँ पर होगा आपका एग्जॉस्टेड, खत्म होने के सेंस में, है ना, कि फूड भी कभी खत्म हो जाएगा, पानी भी कभी खत्म हो जाएगा। आप लोग देख रहे हो वाटर टेबल कितना नीचे जा रहा है धरती से, है ना। तो यहाँ पर एग्जॉस्टेड होगा, बिल्कुल क्लियर था मीनिंग। फिर आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है, देखो आगे कह रहा है, दे हैव ऑलवेज अज्यूम्ड द बाउंड्रीज ऑफ नेचर टू बी इन एग्जॉस्टिबल। अब देखो यहाँ पर भी इसके भी सेंस से यहाँ पर पता चल गया कि यहाँ पर एग्जॉस्टेड होगा। यहाँ पर अगला सेंटेंस बोला, दे हैव ऑलवेज अज्यूम्ड, मतलब ह्यूमन बीइंग जो है वो हमेशा से ये अज्यूम करके चले हैं कि जो नेचर के द्वारा जो ये वरदान मिला हुआ है ना, टू बी इन एग्जॉस्टिबल, तो वो हमेशा से अज्यूम किए हैं कि ये शायद ही कभी खत्म होगा, है ना। इन एग्जॉस्टिबल का मतलब ये खत्म नहीं होने वाला चीज़, तो ऐसा मानते चले हैं। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये धीरे धीरे एग्जॉस्ट कर रहा है, खत्म हो रहा है, ह्रास हो रहा है, इसका क्षय हो रहा है, नाश हो रहा है ना।
फिर आगे है देयर इज लिटल ऑन देयर पार्ट दैट व्हाट दे कंसीडर। देखो यहाँ पर ग्रामेटिकली एरर भी दे रखा है, क्योंकि हो सकता है कि जो क्वेश्चन सेटर हो वो बहुत बड़े महान इंसान के किताब से उठा करके नहीं लिया हो, कहीं से भी गूगल में सर्च किया, देखा तो उठा करके ले लिया। सबसे पहली बात कि दैट के बाद आपका व्हाट नहीं आता, ये आप लोग बेसिक ग्रामर में सीख चुके हो, है ना। तो चलो कोई बात नहीं, दे रखा है तो हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। हम लोग को फिल इन द ब्लैंक से मतलब है यहाँ देयर इज लिटल ऑन देयर पार्ट। अब यहाँ पर लिटल के बाद क्या है कि देयर इज लिटल एक्सपेक्टेशन, कम एक्सपेक्टेशन है, तो देखते हैं कि किस एक्सपेक्टेशन की बात कह रहा है यहाँ पर। व्हाट दे कंसीडर प्रोग्रेस इज सीरियसली डिस्टर्बिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस, कि जिसको उसने प्रोग्रेस समझ रखा है, प्रगति का एक प्रगति समझ रखा है, मतलब जैसे एक कारखाने लगे हैं, रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना, नए नए शहर बन रहे हैं, जंगल कटे के कटे जा रहे हैं, तो ये कह रहा है कि दिस इज लिटल एक्सपेक्टेशन। तो क्या ये एक्सपेक्टेशन है? नहीं, एक्सपेक्टेशन नहीं होगा, उम्मीद की बात नहीं है। ड्रीम कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, सपने नहीं देख रहे हैं। होप कर रहे हैं? आशा कर रहे हैं? नहीं। रियलाइज कर रहे हैं? रियलाइजेशन के सेंस में यहाँ पर बिल्कुल मीनिंग करेक्ट है। समझो पूरे मीनिंग तब समझ जाओगे। दिस इज लिटल रियलाइजेशन ऑन दियर पार्ट, मतलब उनके तरफ से ये कम ही रियलाइज किया गया होगा कि व्हाट दे कंसीडर प्रोग्रेस, कि जो वे लोग कंसीडर करते हैं प्रोग्रेस, वो सीरियसली डिस्टर्ब करेगा इकोलॉजिकल बैलेंस को, है ना। तो शायद ही उनके तरफ से ऐसा रियलाइज किया गया होगा, इसके बारे में बता रहा है। ठीक है, तो रियलाइजेशन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। मीनिंग वाइज देख लिए इसको भी। एंड यहाँ पर क्या है, एंड टू द ब्रेक डाउन ऑफ द लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम ऑन द अर्थ, और इसको भी शायद ही रियलाइज किए होंगे कि जो ब्रेक डाउन हो रहा है, जो नष्ट हो रहा है, क्या, लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम ऑन द अर्थ। लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम यहाँ पर किसके बारे में बोला है? एनवायरनमेंट के बारे में, है ना। इसके तहस नहस के बारे में, ब्रेक डाउन के बारे में, नष्ट होने के बारे में यहाँ पर बता रहा है। तो क्या बता रहा है? मैनेजिंग, लीडिंग, डीलिंग या फिर क्रिएटिंग। अब समझते हैं इस चीज़ को, आखिरी सेंटेंस को समझना। यहाँ पर बोल रहा है कि देयर इज लिटल, यहाँ पर समझ गए कि रियलाइजेशन होगा ऑन देयर पार्ट, मतलब इंसान अपने तरफ से बहुत कम ही रियलाइज किए होंगे कि जिसको वे लोग कंसीडर कर रहे हैं प्रोग्रेस, जिसको वो कंसीडर मानते आए हैं, वो सीरियसली डिस्टर्ब करेगा इकोलॉजिकल बैलेंस को, है ना। तो यहाँ पर समझो फिर एंड दे रखा है। अब समझो यहाँ पर एंड जो है, और ऑप्शन को एक दफ़ा देख लो, ऑप्शन को देखोगे सब में ING फॉर्म लगा हुआ है। इसका मतलब पता चला कि यहाँ पर ING वाला फॉर्म है, तो एंड किसको जोड़ रहा है? दो ING फॉर्म को जोड़ रहा है। तो इसके पहले ING वाला फॉर्म क्या आया? डिस्टर्बिंग आया, है ना। और एंड जोड़ता है आपका कॉन्ट्रास्टिंग वाले सेंटेंस वर्ड्स को, नहीं, सिमिलर वर्ड्स को या फिर सिमिलर सेंटेंस को जोड़ता है ये। तो यहाँ पर डिस्टर्बिंग है, तो यहाँ पर भी ING है, तो सिमिलर चीज़ें होंगी यहाँ पर। सिमिलर मतलब ING वाला फॉर्म है, तो ING वाला फॉर्म यहाँ भी आएगा, और इसके हिसाब से पता चल गया। अब देखो, अगर मैं बोलूँ क्या कि वो रियलाइज़ किए होंगे, बहुत कम ही रियलाइज़ किए होंगे कि ये जिसको प्रोग्रेस समझ रहे हैं वो सीरियसली कभी इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब कर रहा है ना। और क्या कर रहा है? मैनेज कर रहा है ब्रेक डाउन होने में, मतलब नष्ट होने में मैनेज कर रहा है प्रोग्रेस, नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्या कर रहा है? लीड कर रहा है ना, ब्रेक डाउन के तरफ उधर ले जा रहा है। लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम ऑन अर्थ का मतलब है कि जो एनवायरनमेंट है उसका तहस नहस होने में, उसका नष्ट होने की ओर ले जा रहा है। ये जो प्रोग्रेस है ना, प्रोग्रेस यहाँ पर क्या है आपका, समझ रहे हो? तो प्रोग्रेस के बारे में यहाँ पर बता रहा है, तो प्रोग्रेस उस ओर ले जा रहा है, लीडिंग का मतलब उस ओर ले जा रहा है, तहस नहस होने की ओर ले जा रहा है। इसका कम ही एहसास है इंसानों को, तो लीड यहाँ पर हो सकता है। डीलिंग भी नहीं होगा भाई, कोई बिजनेस डील नहीं कर रहा है। क्रिएटिंग, ब्रेक डाउन को क्रिएट थोड़े किया जाता है, ब्रेक डाउन के तरफ ले जाने की बात कह रहा है। अब कैसे समझे कि उसके तरफ ले जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर टू दे रखा है ना। जब यहाँ पर टू दे रखा है तो इसका मतलब है कि इस ओर ले जा रहा है, और हम जानते हैं कि लीड एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ हम टू का प्रयोग करते हैं, है ना। तो लीडिंग आपका क्या होगा यहाँ पर? स्पष्ट रूप से यहाँ पर आंसर होगा। तो एंड लीडिंग टू द ब्रेक डाउन ऑफ द लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम्स ऑन द अर्थ। तो क्लियर यहाँ पर लीडिंग होगा, बाकी शब्द नहीं होंगे। तो सारे कॉन्सेप्ट में बता दिया, कौन सा ऑप्शन होगा ये भी बता दिया, कौन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, सारा कुछ मैं आपको बता दिया। बस आपको रिवाइज करके देखना है एक दो बार, और मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते जाना क्लोज टेस्ट की। अब देखोगे आप में जितने कॉमन सेंस डेवलप होने होंगे क्लोज टेस्ट से रिलेटेड, बहुत कुछ सीख जाओगे आप। एक तो कॉन्सेप्ट भी सीखोगे,
ग्रामर के, एक वोकैबुलरी भी सीखोगे, कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट किया जाता है वो भी कॉमन सेंस आपके अंदर डेवलप हो जाएगा, बशर्ते आपको कंसिस्टेंटली क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्लोज टेस्ट के। अब चलिए एक बार मैं पढ़ करके आंसर के साथ सुना देता हूँ। देखो यहाँ पर द एनवायरनमेंट ऑफ द अर्थ इज अ ग्रेट ब्लेसिंग टू मैनकाइंड, इट इज अ पिटी दैट द एनवायरनमेंट इज in grave danger of being destroyed and that this danger is being posed by man himself. Humans have seldom given thought to the fact that the air they breathe, the water they drink, or the food they eat could be exhausted. They have always assumed the bounties of nature to be inexhaustible. There is little realization on their part that they consider progress is seriously disturbing the ecological balance and leading to the breakdown of the life supporting systems on the earth। ठीक है, तो ये सारे थे इसके कॉन्सेप्ट, सबको समझ गए आज। और जिनको भी मेरे से पर्सनल गाइडेंस चाहिए, पर्सनल डाउट्स वगैरह क्लियर करने के लिए या फिर वोकैबुलरी को अच्छे तरीके से सीखने के लिए, तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ लिखना पर्सनल गाइडेंस, मैं आपको बता दूंगा कैसे इसको ज्वाइन करना है। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और सबको समझ में आ गई हो बात तो जा करके कमेंट में आप क्या करना, एक हार्ट का इमोजी ड्रॉप जरूर कर देना, क्योंकि साल के आखिरी दिन में यूट्यूब क्या करता है, सेंड करता है आपको एक मैसेज और कहता है कि देखिए आपके चाहने वालों ने आपके लिए इतने सारे हार्ट का इमोजी दिया है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो आप लोग हार्ट का इमोजी वहाँ पर ड्रॉप जरूर कर देना, ठीक है। वीडियो को लाइक भी करना। तो चलिए आज भी बहुत कुछ सीखे, आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।